दोस्तों, मैं रविंद्र सेलवार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर जरार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रोजाना की तरह आपके लिए एक नया और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 तो NCERT पैटर्न का जो गणित है क्लास 12 का, उसका चैप्टर नंबर 6.1 हम स्टार्ट करा चुके थे और 6.1 में बारी बारी से हमने आपको 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक हल करा दिए थे, जिसमें एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने दोस्तों 7वां। वो थोड़ा सा अलग था, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं था। अब आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन 10 कराने से पहले हम आपको 7वें क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आप भी अपना मैथ खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार हम पूरा का पूरा आपके सामने पढ़ करके सुना देते हैं। एक आयत की लंबाई x बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई जो y बराबर है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आयत के नंबर A परिमाप ज्ञात कीजिए और नंबर B क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो ये चीज हमें यहाँ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। एक बार आप समझ लीजिए पुनः। एक आयत की लंबाई दे रहा है x, कितनी दे रहा है यहाँ? आयत की जो लंबाई है क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसमें कि एक आयत की लंबाई जो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो देखिए घट रही है तो dx अपॉन dt कितने की दर से? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। तो ये क्या दिया है? dx अपॉन dt का मान दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब दोस्तों एक चीज यहाँ समझने वाली बात ये है, जो अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया था कि अगर दर बढ़ रही होती है तो प्लस लगाते हैं, अगर घट रही होती है तो माइनस लगाते हैं। तो -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, यहाँ मिनट दे रहा है, सेकंड नहीं है, मिनट की दर से घट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौड़ाई y बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है और dy अपॉन dt की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से जो है चौड़ाई वो बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो यहाँ प्लस का रखेंगे, अगर घट रही है वो कहता तो माइनस का रखते। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो, अब क्या कह रहा है? जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप, नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और नंबर सेकंड क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो हम परिमाप को मान लेते हैं dp अपॉन dt, यानी इसके परिवर्तन की दर पूछ रहा है। और नंबर सेकंड जो पूछ रहा है वो कह रहा है आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो आप जानते ही हैं कि dA अपॉन dt कहते हैं इसको, अगर परिवर्तन की दर है तो ये दोनों इस सवाल में पूछ रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ आपको एक चीज बता देते हैं। अभी हमने आपको आयत नहीं बताया था, तो यहाँ देख लीजिए आप, जो आयत होता है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम A कहेंगे और आयत का क्षेत्रफल होता है क्या पूछ रहा है? परिमाप। तो आयत का जो परिमाप, क्षेत्रफल पहले लिख दीजिए। आयत का परिमाप होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप को हम P से डिनोट कर देते हैं 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है दोस्तों आयत का परिमाप। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो दोस्तों स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या कह रहा है कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों के परिवर्तन की दर चाहिए हमें। क्या चाहिए? आयत के परिमाप की और क्षेत्रफल की। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? आयत का परिमाप तो आयत का परिमाप जो दिया है वो क्या होता है? dp अपॉन dt, यानी परिमाप को हम कहते हैं p। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 कोष्टक में लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों ये थी लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही होती थी और चौड़ाई बढ़ रही होती। तो लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो यहां हम लिख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई की जगह 2 कोष्टक में x प्लस y। चलिए हल करेंगे। तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dp अपॉन dt बराबर 2 तो है ही कोष्टक में x, तो x का हो गया dx अपॉन dt और y का हो जाएगा dy अपॉन dt। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका यहां तक फॉर्मूला। ठीक है, अवकलन किया तो ये आ गया। आप वैल्यू लगा दीजिए कितनी है। dp अपॉन dt का जो मान है, dp अपॉन dt का जो मान है कितना आ जाएगा? देखिए dx अपॉन dt की वैल्यू लगा दीजिए -5 प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू लगा दीजिए 4। और आगे हल करेंगे यहां तो क्या आ जाएगा? dp अपॉन dt बराबर -5 में जब 4 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। -1 का जब इधर गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। और -2 आएगा तो अब परिमाप जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे। तो dp अपॉन dt बराबर आ जाएगा 2। और मात्रक को जब हम लिखेंगे तो मात्रक लंबाई और चौड़ाई, ये क्या हो गया? लंबाई की मीटर, चौड़ाई की मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और प्रति समय का हो जाएगा सेकंड। तो दोस्तों ये आ गया जो आयत का परिमाप है उसके परिवर्तन की दर, यानी आयत का परिमाप है वो -2 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। माइनस का है मतलब घट रहा है, समझ लीजिए आप। कितना है जो क्या कह रहा है, एक बार से यहाँ फिर से हम देख लेते हैं। पूछ क्या रहा था? 7वें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो परिमाप के जो क्षेत्रफल, क्या कह रहा था? परिमाप जो ज्ञात करना है वो परिवर्तन की दर, यानी परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें। तो परिमाप के परिवर्तन की दर कितनी आई है? परिमाप के परिवर्तन की दर आई है मात्रक 1 मिनट। यहाँ सेंटीमीटर है तो दोस्तों सेंटीमीटर रखेंगे, मीटर होता तो मीटर रखते, और कुछ होता तो और कुछ रखते। इसका मतलब ये है कि जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। क्या हो रहा है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि -2 आ रहा है इसलिए घट रहा है। अगर +2 आता तो बढ़ रहा होता। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। एक बार हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों, पूरा आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको रफ करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको हम यहाँ रफ कर देते हैं। और जो इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्या है? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो इसको अब हम रफ कर देते हैं और आप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को और दिखाते हैं। देखिए अब कह रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? सोचो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल A बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई थी दोस्तों x, क्या थी? x, और चौड़ाई थी y। यानी जब 2 फलन गुणनफल में हो तो हम क्या करें? फर्स्ट सेकंड से इसका समाकलन करेंगे। देखिए t के सापेक्ष, दोस्तों t के सापेक्ष ही क्यों कर रहे हैं? t के सापेक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिवर्तन की दर पूछ रहा है। सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए तो ए का हो जाएगा dA अपॉन dt बराबर, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड। तो दोस्तों फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का अवकलन dy अपॉन dt प्लस सेकंड को छोड़ देंगे अब, तो सेकंड y को छोड़ दो और फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा x का x के सापेक्ष, सॉरी x का t के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt। दोस्तों मान लगा दीजिए जहां,
तो dA अपॉन dt बराबर x की वैल्यू कितनी दे रहा है, x की दे रहा है दोस्तों 8 इंटू dy अपॉन dt का मान कितना दे रहा है 4 प्लस y का मान कितना दे रहा है 6 और dx अपॉन dt का मान कितना दे रहा है dx अपॉन dt का मान दे रहा है -5। तो आगे और हल करेंगे तो dA अपॉन dt बराबर 8 चौके 32 और -6 30। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जो dA अपॉन dt का जो मान आएगा 32 में से जब 30 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये इसका मात्रक लिख देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहाँ दोस्तों एक चीज और समझ लीजिए यहाँ कि जो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है, क्या है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब 1 मिनट, सेकंड ये मिनट दे रहा है, क्या दे रहा है, मिनट। तो इसका मात्रक जो है मिनट लगाएंगे। और दोस्तों जो पहला था उसका शायद कितना हमने मात्रक बताया था, जैसे हमने क्या निकाला था यहाँ dp अपॉन dt, ध्यान दीजिएगा। अब हमें उसमें ध्यान देंगे कितना बताया था, तो ये है परिमाप और परिमाप में लंबाई यानी इसका होगा सेंटीमीटर और प्रति सेकंड। तो उसका मात्रक देख लीजिए, अगर कुछ और लिख गया हो तो आप उसको सही कर लेना। क्या होगा मात्रक, सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्या चल रहा है, मिनट चल रहा है दोस्तों यहाँ। 1 मिनट, अगर मिनट में दे रहा है समय तो मिनट में लगाओ, भुजा अगर सेंटीमीटर में दे रहा है तो सेंटीमीटर लगाओ, मीटर दे रहा है तो मीटर लगाओ। दोस्तों ये कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए यहाँ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको रफ कर रहे हैं। तो 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन हमने बताए थे, जिसमें 7वां क्वेश्चन ये छूट गया था क्योंकि ये आयत वाला था, इसलिए हमने इसको अब कराया, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम 9 के बाद में 10वें क्वेश्चन से बताएंगे आपको। बस आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और आपको ये जो अवकलज के अनुप्रयोग चल रहे हैं इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी जो कि दीवार के सहारे झुकी है। एक हम दीवार बना लेते हैं और ये 5 मीटर लंबी कोई सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है 5 मीटर लंबी। हमने कोई सीढ़ी बना दी भाई, जो बिजली वाले आते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी सीढ़ी लेके आते हैं। तो 5 मीटर लंबी कोई सीढ़ी है, वो एक दीवार के सहारे झुकी है भाई, ठीक है। तो दीवार के सहारे झुकी है, तो सीढ़ी का निचला सिरा जो है वो जमीन के अंदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। देखिए समझ लीजिए यहाँ क्या कह रहा है, 5 मीटर लंबी कोई सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी है। मान लीजिए ये कोई दीवार है, ठीक है, ए बी कोई दीवार है और ये बी सी कोई सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई 5 है और क्या कह रहा है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है दीवार से कितने मीटर की दूरी पर है, 4। यानी जो सी है, सी वो कितना है, उसकी दूरी दे रहा है 4 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़िए आगे। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो मान लीजिए हमने माना ए बी बराबर सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी, जिसकी जो है लंबाई दे रहा है 5 मीटर, ठीक है। और AC का मान दिया है, AC का मान कितना दे रहा है 4 और इसको मान लीजिए h मान लेते हैं, दीवार की ऊंचाई को h मान लिया हमने, ठीक है। तो दीवार की ऊंचाई h हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप AB बराबर कोई ये क्या नाम है, AB। सीढ़ी क्या है, सीढ़ी या BC है, ये
CD जो है वो BC है और AC हमारी ये AB है दीवार। AB बराबर क्या है दीवार, और जिसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली H मान ली, जिसकी ऊंचाई H, और जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। जो सीढ़ी का जो सिरा है वो दीवार से यहां से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। तो अब ये 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हम मान लेते हैं कि माना ये x है और ये मान लीजिए ये h है, चलिए ये मान ली। तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड अर्थात ये दिया है dx/dt। ये यानी भुजा इसको खींची जा रही है, तो dx/dt का जो मान दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, dx/dt का मान। और देखिए चलिए अब इसके बाद हम एक काम करते हैं। ये हमें दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनी है। यहां हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, ABC में कुछ भी लिख दीजिए। समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या होता है कर्ण का वर्ग, यानी BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो BC का मान कितना है 5 का वर्ग बराबर AB का मान कितना है H का वर्ग, ठीक है, और प्लस AC का मान कितना है दोस्तों 4, तो 4 का वर्ग हो गया ये। और देखिए आगे 5 का वर्ग 25 बराबर H वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16, और ये 25 16 इधर ले आएंगे और बराबर में क्या बचा H वर्ग, 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बराबर H वर्ग, तो H बराबर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा दोस्तों 3 मीटर, यानी जो दीवार की ऊंचाई है वो है 3 मीटर। ठीक है, एक बार हम पुनः यहां देख लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये तो अभी हमने पता ही नहीं किया है, यहां से हमें H ऊंचाई निकल आई है। क्या कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई, अगर हम इस सीढ़ी को यहां से खींचेंगे तो ये क्या होगा, सीढ़ी नीचे की ओर खिसक करके आएगी, तो दीवार की जो ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है, अर्थात dH/dt हमें ज्ञात करना है। दोस्तों क्या करना है, यहाँ लिख दीजिए dH/dt। चलिए अब एक काम करते हैं, हम dH/dt हमें ज्ञात करना है। हम पुनः समकोण त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। यहाँ पुनः समकोण त्रिभुज ABC में वही कर्ण का वर्ग यानी BC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है AB वर्ग, और प्लस AC वर्ग आधार का वर्ग। ठीक है, मान लगा दीजिए। BC कितना है, BC का मान है 5 का वर्ग, AB का मान, AB कितना है H है, H का वर्ग, प्लस AC का मान कितना है AC का मान है X माना हमने, इसको X मान लेते हैं। चलिए अभी हम इनके किसी के मान नहीं लगाएंगे इसमें दोस्तों, पहले हम इसका अवकलन करेंगे, मान बाद में देखेंगे। तो देखिए AC का मान जो दिया है वो X है, X माना था हमने, तो X का वर्ग। ठीक है, X के सापेक्ष अवकलन करेंगे, या इसको और हल कर देते हैं, H वर्ग प्लस X वर्ग। क्या कर रहे हैं, H वर्ग प्लस X वर्ग। तो T के सापेक्ष अवकलन, T के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो 25 का हो गया 0, H स्क्वायर का हो गया 2H और dH/dt। ठीक है, प्लस X स्क्वायर का हो गया 2X और dx/dt। ठीक है दोस्तों, 2 कॉमन ले लीजिए, या इस 0 को हम इधर कर देते हैं, 2 यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, H dH/dt प्लस X dx/dt और बराबर 0।
ये दो दोस्तों गुणा वाला उधर जाके 0 के नीचे आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो क्या बचेगा, h dh अपॉन dt प्लस x dx अपॉन dt और बराबर 0। दोस्तों यहाँ हमने मान h का इसलिए नहीं लगाया, वैसे हमने h का मान निकाल लिया है, h का मान नहीं लगाया क्योंकि अगर h का मान लगा देंगे तो dh अपॉन dt आ ही नहीं पाएगा। क्या हो जाएगा, dh अपॉन dt नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लगा दीजिए h का मान। h का मान कितना निकल आया था, 3, और dh अपॉन dt हमें ज्ञात करना है, प्लस x का मान दोस्तों कितना है, देख लीजिए यहाँ x का मान ये रहा, x बराबर कितना दे रहा है, 4, तो 4 लगा दो। dx अपॉन dt का मान कितना है, dx अपॉन dt के 2 कितना है, 2 बराबर 0। तो 3 dh अपॉन dt प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। तो 3 dh अपॉन dt बराबर 8 को जब उधर कर ले जाएंगे तो -8 हो गया, और dh अपॉन dt की जब वैल्यू निकालेंगे, या हम इसको इधर कर देते हैं, गुणा वाला भाग में चला जाएगा, तो dh अपॉन dt बराबर जो आएगा तो -8/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -8/3। अर्थात -8/3 का मतलब क्या है, पहले इसका मात्रक लिखेंगे, ऊंचाई का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, ये मीटर प्रति सेकंड। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो सीढ़ी, जो दीवार की ऊंचाई है वो 8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। क्या हो रहा है दोस्तों, 8 मीटर, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, मीटर में एक बार यहां चेक कर लेते हैं हम। ये जो ऊंचाई है इसकी, ये जो x का मान है वो सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर है। चलिए, तो मात्रक जो होगा हमारा वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड कर देंगे हम, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों क्या कह रहा था कि एक जो 5 मीटर लंबी सीढ़ी थी वो दीवार के सहारे रखी हुई थी, और दीवार का जो निचला सिरा था वो जमीन के अंबिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। जो सीढ़ी है वो खींची जा रही है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी दीवार की जो ऊंचाई थी वो मीटर थी, क्या थी, h मीटर, तो किस दर से घट रही है, अर्थात dh अपॉन dt हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज लगाया, अवकलन किया, तो यहाँ तक आ गए हम। अवकलन करने के बाद अब h और x के मान आपको पता है, h हमने निकाल लिया है यहाँ से, और x का मान ये दे रहा है 4। जब हल किया इसको, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, अर्थात जो दीवार की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। दोस्तों यहाँ जो माइनस चिन्ह है वो घटने का प्रतीक है, यानी अगर प्लस की दूरी आती तो बढ़ रही होती, और खींच रहे हैं जब नसैनी को यानी सीढ़ी को, तो वहां पर क्या होगा, वो दूरी जो ऊंचाई है वो घट रही है। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। एक बार देख लेते हैं ये पूरा स्क्रीन पे आया भी था या नहीं आया था। चलिए पूरा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, रफ कर देते हैं इसको। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए दोस्तों जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है, तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वक्र समीकरण दे रहा है, क्या दे रहा है, वक्र। तो वक्र कितना दिया है वो आप समझ लीजिए, यहाँ देख लीजिए 6y बराबर दिया है x³ + 2, क्या दे रहा है, x³ + 2।
ये अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदु पूछ रहा है दोस्तों x, y के मान, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो देखिए x, यहाँ प्रश्नानुसार हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक, तो x और y दोनों रख लीजिए, x और y, तो x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक है वो क्या है, वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखिए x की तुलना में जो y है वो x की तुलना में, या यूं कहें हम कि जो dy/dt है वो x की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अर्थात जो y का मान है वो x के मान का 8 गुना बदल रहा है। 8 गुना का मतलब है 8 का गुणा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझिए कि जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से, तो y निर्देशांक है वो 8 गुना तीव्रता से, अर्थात जो x में हम 8 का गुना करेंगे तब y के बराबर होगा। फिर एक बार समझिए यहाँ किस में गुणा करना है, तो क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझेंगे कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी अगर x में गुणा करते हैं 8 का तब ये बराबर बदल रहा है इतना। चलिए दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहाँ आगे और क्या कह रहा है, तीव्रता से बदल रहा है तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, वो बिंदु ज्ञात करने हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वक्र समीकरण लिख लेंगे। कितना है, 6y बराबर x³ प्लस 2। क्या करेंगे हम, t के सापेक्ष, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 6 का हो गया, 6 को बाहर करेंगे, y का हो गया dy/dt, इधर x³ का हो जाएगा 3x² dx/dt, और 2 का हो जाएगा 0। चलिए आगे और हल करते हैं। 6y dy/dt बराबर 3x² dx/dt। दोस्तों 3 से कट गया 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 2 dy/dt बराबर x² और dx/dt। इतना आ गया। यहां से हम क्या करेंगे, एक मान निकाल लेंगे dy/dt का, तो कितना आ जाएगा, x², ये गुणा वाली आ जाएगी x² के नीचे, x²/2 dx/dt। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड, इसको यहाँ फर्स्ट नाम दे दीजिए और इसे सेकंड नाम दे दीजिए। दोस्तों देखिए फर्स्ट और सेकंड में LHS दोनों बराबर हैं, तो RHS बराबर होंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना से। क्या कर देंगे, फर्स्ट व सेकंड की तुलना से। तो फर्स्ट के LHS बराबर हैं, तो RHS भी बराबर होंगे। चलिए RHS को बराबर कर दीजिए, क्या 8 dy/dt बराबर इधर क्या है, x²/2 और dx/dt। दोस्तों देखिए क्या करेंगे, हल करेंगे। अब क्या है, कितना था, ये यहाँ x है, क्या है ये 8 dx/dt, और इधर x²/2 dx/dt। y वाले की तो तुलना हुई, x वाले बचे हैं। चलिए x से क्या हो जाएगा, dx/dt से ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 8 बराबर x²/2। ठीक है, इतना बचा। नीचे एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई, x² बराबर कितना आ जाएगा, 16, तो x बराबर आ जाएगा +-4। ये दोस्तों x के 2 मान आ गए। ठीक है, x का जो मान आया है उसको यहाँ वक्र समीकरण में रख दीजिए, यानी एक मान रखेंगे पहले x बराबर 4, ये 2 मान आ गए, x बराबर 4 और -4। ठीक है, तो हम x बराबर 4 को वक्र समीकरण में रखेंगे, x बराबर 4 वक्र समीकरण में रखने पर, तो देखिए वक्र समीकरण क्या है, 6y बराबर x³ प्लस 2, तो 6y बराबर x³, x का मान लगाओ 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y बराबर 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 2, तो हो जाएगा 66, और 66 को 6 से भाग करेंगे तो 11 बार, y बराबर आ जाएगा 11। तो दोस्तों जब x का मान 4 है
तब बाई का मान क्या आ रहा है, बाई का मान आ रहा है 11। तब निर्देशांक अतः निर्देशांक या बिंदु कह सकते हैं मैंने, बिंदु कितने होंगे 4,11। तो एक बिंदु तो आ गया हमारा 4,11। अब -4 और रख के देख लेंगे, x बराबर -4 पर क्या है वक्र समीकरण, 6y बराबर x³ प्लस 2। तो 6y बराबर -4 का क्यूब करेंगे तो -64 प्लस 2 हो जाएगा, और 6y बराबर -64 में से जब 2 करेंगे माइनस तो -62 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर काट दीजिए -62/6, 2 से 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 यानी 31/3। कितना आ गया दोस्तों 31/3। तो जब x का मान -4 है तब y का मान -31/3, अर्थात बिंदु कितने हो गए, बिंदु हो गए -4, -31/3। तो एक बार हम इसको स्क्रीन पर देख लेते हैं, कहीं ये कट तो नहीं रहा है। जो बिंदु आए दोस्तों कट रहा है, तो हम इसको यहाँ थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो जो बिंदु आए वो कितने आए, -4, 31/3, यानी x बराबर जो बिंदु है, यानी अब बिंदु कितने हैं, अब जो दूसरे बिंदु निकले हैं हम ऊपर कर देते हैं इसको। अब बिंदु कितने आए, -4 रखा है, तब y का मान आया -31/3। और जब 4 रखा था तब बिंदु आए थे 4,11। तो वह बिंदु जो है 4,11 और -4, -31/3 है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के हम एक तरफ हो जाते हैं और हम इसको रफ कर रहे हैं। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक बार हम समय देखेंगे कि आखिरकार टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि हमें अगली क्लास के लिए भी जो है ऑनलाइन होना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम समय के पंक्चुअल हैं कि टाइम जो है खत्म होते ही हमें 1 मिनट टाइम और चेक कर लेते हैं कि टाइम आखिर कितना हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड से। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, दोस्तों बुलबुला होता है गोलाकार, गोले की त्रिज्या दे रहा है हम, तो dr/dt इसको कहेंगे। dr/dt का मान दिया है कितना, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात आयतन पूछ रहा है। dv/dt किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि हमें ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों बहुत इजी है, कर दीजिए। हमें आयतन पूछ रहा है, आयतन का फॉर्मूला लगा दो, बुलबुले का आयतन, बुलबुले कर दीजिए, बुलबुले का आयतन। बुलबुला कैसा होता है दोस्तों, गोलाकार, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो कर दीजिए t के सापेक्ष अवकलन। क्यों करना है t के सापेक्ष, क्योंकि dv/dt, तो dv/dt बराबर 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है। r³ का क्या हो जाएगा दोस्तों, x⁴n से, तो 3r²। अब t के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का एक बार और करना पड़ेगा, dr/dt। दोस्तों यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो dv/dt का मान दिया है, नहीं ये हमें ज्ञात करना है। dv/dt निकालना है, क्या बचा 4 पाई r², और dr/dt की वैल्यू लगा दो, कितनी है 1/2, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो dv/dt बराबर 2 पाई r², इतना।
एक और चीज हम आपको बता दें, 2 पाई आर की वैल्यू और दे रहा है, कितनी है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, अर्थात जो dv अपॉन dt की वैल्यू है वो आ गई 2 पाई। अब आयतन है ये, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या कह रहा था वो आप समझ लीजिए। यहाँ एक बार हम यहाँ पढ़ देते हैं फिर से, कौन सा सवाल है 12। तो हवा का एक बुलबुला है और उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आंसर आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बुलबुले का जो आयतन है वो बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तब तक हम अपने मार्कर में इनकी डाल लेते हैं, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि समय थोड़ा कम है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिया हुआ आपने तो हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में 12 हो गया, 12 के बाद अब 13। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 और 2x + 1 है, तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है का व्यास परिवर्तनशील है, अर्थात गुब्बारे का व्यास दिया है और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2r बराबर दिया है, कितना दिया है 3/2 और 2x + 1 ये दिया है व्यास, ठीक है इतना। अब व्यास दिया है तो हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो r बराबर निकालेंगे तो ये गुणा वाली कहाँ जाएगी भाग में, तो भाग में आएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 2x + 1, तो दोस्तों ये आ गई त्रिज्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये त्रिज्या आ गई इतने सेंटीमीटर, या देखेंगे हम क्या होता है मार्क करते हुए। तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष देखिए आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन हो गया dv और x के सापेक्ष कह रहा है तो ये x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, ठीक है। आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। चलिए तो x के सापेक्ष पूछ रहा है तो आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ क्या है, गुब्बारा था तो गुब्बारा अर्थात गोला, गुब्बारे अर्थात गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, क्योंकि dv अपॉन dx पूछ रहा है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d का हो गया dv अपॉन dx, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है ही, r का कितना हो जाएगा 3r², लेकिन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, तो एक बार r का पुनः करेंगे dr अपॉन dx, x के सापेक्ष है तो x, t के सापेक्ष होता तो t, और किसी और के सापेक्ष होता तो वो, चलिए लगा देंगे मान अब इसका, dv अपॉन dx बराबर 4/3, दोस्तों 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 4 पाई r² इंटू dr अपॉन dx। तो dr की वैल्यू कहाँ है, dr अपॉन dx अब हमें निकालना है, तो dr अपॉन dx हमें यहां से मिलेगा। dr अपॉन dx कहां से मिलेगा, जब हम इसका अवकलन करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसका r को लिख लीजिए, कितना है r बराबर 3/4 और 2x + 1। जब हम इसका अवकलन करेंगे dr अपॉन dx चाहिए हमें, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो dr/dx यहाँ हो जाएगा, और इधर 3/4 तो चल ही रहा है, 2 इंटू एक्स का x के सापेक्ष होगा 1 और +1 का हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा dr अपॉन dx बराबर 3/4 इंटू 2, तो 2 × 2 और ये हो गया 0, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो dr अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, और इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3/2। अब 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना बचेगा dv अपॉन dx बराबर 2 3 जा
6 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों 6 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब आर स्क्वायर, आर कितना है, आर ये दिया है हमें, इसकी वैल्यू यहां लगा दीजिए, dv अपॉन dx बराबर 6 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है देख लीजिए, 3/4 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब करेंगे तो पूरे आर का होगा होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं। dv अपॉन dx बराबर 6 पाई तो चल ही रहे हैं। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का होगा 16 और अंदर ये जो है वो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4x वर्ग प्लस दूसरी संख्या पे वर्ग 1 और प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4x। आगे हल करेंगे तो दोस्तों देखिए 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। इधर हम कर देते हैं इसको, तो dv अपॉन dx की जो वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ रही है वो दोस्तों कितनी है वो देख लीजिए, 3 ये है तो 9 3 27/8 और अंदर कितना है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बात, जब यहाँ 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 4 का होल स्क्वायर किया तो 16 आ गया। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 4x वर्ग प्लस दूसरी संख्या वर्ग करेंगे तो 1 और 2ab यानी 2 2 जा 4x, तो कितना आंसर आ जाएगा 9 3 27/8 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये दोस्तों dv अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी। एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं यहाँ पर कि जो क्वेश्चन में दिया था वो क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 था 6.1 का और इसमें क्या कह रहा था कि एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है। दोस्तों क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो है वो सदैव गोलाकार रहता है और एक और चीज दी है यहाँ पर, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और जिसका परिवर्तनशील व्यास दिया था हमें इतना। अगर दोस्तों एक चीज और हम आपको बता दें, अगर आप जरूरी नहीं है कि इसका होल स्क्वायर भी खोलो, चाहो तो हम इसका 27/8 और ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ ऐसे करके। अगर हम आंसर की बात करें तो इसका जो फाइनल आंसर शीट में दिया हुआ है तो 27/8 और कोष्टक में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। तो आपके यहाँ दोनों ही आंसर सही हैं, ये और ये दोनों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस 13वें क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। बस इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं थी, केवल हमने क्या किया था, व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल ली थी और गोले के आयतन का सूत्र लगा दिया। जब अवकलन किया तो यहाँ पर क्या किया है हमने, dr अपॉन dx की वैल्यू की जरूरत पड़ी थी तो वो हमने यहाँ से जब अवकलन किया तो dr अपॉन dx का मान लगा दिया 3/2। 3/2 हल करने के बाद 6 पाई आर स्क्वायर आ गया। आर की जब वैल्यू हमने लगाई तो ज्यादा अगर नहीं हल करना है आपको तो 3 का वर्ग 9 कर दो और 2 का वर्ग 4 का वर्ग 16, तो इससे काट दिया है 2 8 16 और 2 3 6 यानी 9 3 27/8 और कोष्टक में इसका होल स्क्वायर भी ऐसा लिख सकते हो आप इस लाइन के बाद में डायरेक्ट यहाँ, या दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, तो पहले इसको रुक कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए ये चीज़ें तो होती रहेंगी, हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। कौन सा था, 13 और 13 के बाद में है 14। चलिए 14वें क्वेश्चन को हम आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। पहले क्या है देखिए, आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है और गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक पाइप से रेत गिर रही है। तो दोस्तों एक पाइप दिया है, मान लीजिए, हमें दिया नहीं है, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कोई पाइप है और इस पाइप में ऐसे क्या हो रहा है, रेत आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, रेत।
ये क्या है, रेत आ रही है, ठीक है। और रेत यहाँ पर इस तरीके से गिर रही है, कैसे करके, ये ऐसे करके रेत जो है गिर रही है भाई, ये यहाँ पे रेत का ढेर लग गया, ठीक है। तो ये जो आकृति बनी रेत की, वो एक शंकु की आकृति बनी दोस्तों, कैसी, शंकु आकार, ठीक है। ये रेत गिरा तो रेत एक शंकु के आकार का बना, ठीक है। ये बन गया शंकु, क्या बन गया, शंकु आकार। ये रेत का जो और टीला बन गया है। तो क्या कह रहा है, रेत जो है देखिए कौन सा है, 14 है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। अब रेत गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। दोस्तों यहां मात्रक से ही समझ लीजिए कि सेंटीमीटर क्यूब अर्थात आयतन दिया है dV/dt। तो कितना, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से रेत गिर रहा है दोस्तों। तो ये dV/dt का मान दिया है। आगे क्या कह रहा है कि जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई जो है h, मान लीजिए शंकु की ऊंचाई h है, वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग। प्रश्नानुसार जो ऊंचाई है शंकु की, वो त्रिज्या का छठा भाग, यानी त्रिज्या होती है r, तो त्रिज्या का छठवां भाग अर्थात 6 का भाग, ठीक है। त्रिज्या का छठवां भाग, तो ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का 6 भाग है, छठवां भाग है, r/6। अगर हम यहाँ से r का मान निकालें तो r बराबर कितना आ जाएगा, 6h, r बराबर 6h, ठीक है। एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, r बराबर 6h आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठवां भाग है, 14 है, छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से, तो ऊंचाई को कहेंगे dH/dt, किस दर से बढ़ रही है, ये पूछ रहा है। ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितनी दे रहा है, ऊंचाई दोस्तों दे रहा है यहाँ पर, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। चलिए अब करते हैं, क्या पूछ रहा है इसमें, dH/dt का मान। तो dH/dt इसमें पूछ रहा है, आयतन दिया है तो हम आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ शंकु का आयतन क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। दोस्तों ये हमने फॉर्मूला नहीं दिखाया है, लेकिन आप इसको याद कर लेना कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr² होता है। इसका क्या करेंगे हम, t आ रहा है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। चाहे अभी अवकलन मत करो, एक काम कर लीजिए, यहाँ पे v बराबर 1/3 पाई। r का मान कितना दिया है दोस्तों, r का मान दिया है 6h, कितना है 6h, और इंटू बगल में क्या है h, तो v बराबर 1/3 पाई। और एक काम कीजिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, r की जगह 6 और इंटू 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और h का वर्ग हो गया h वर्ग, और एक ये कितना हो जाएगा h क्यूब। 3 से ये कट जाएगा 12 बार, तो v बराबर 12 पाई h क्यूब, ठीक है। 3 × 3, 3 × 6 12 पाई h क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर देंगे अवकलन। पहले अवकलन नहीं किया था, अब कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो दोस्तों देखिए v का हो जाएगा, सॉरी t के सापेक्ष, क्या कह रहा है dH/dt, t के सापेक्ष करेंगे, किसके, t के, तो dV/dt बराबर 12, तो 12 पाई तो कांस्टेंट है ही, h क्यूब का हो जाएगा 3h², और t के सापेक्ष है तो h का फिर करेंगे dH/dt। चलिए dV/dt बराबर 12 की 36 पाई, और h का मान कितना दे रहा है, h का मान दे रहा है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 इंटू dH/dt। dH/dt हमें निकालनी है। चलिए dH/dt, यहाँ पे एक चीज और देखिए, dV/dt का भी मान दे रहा है कितना 12, तो यहाँ पुट कर दीजिए 12, काट दीजिए, 12 × 12, 12 × 36, तो कितना बचा 16 × 48 पाई, यानी 1 बराबर 48 पाई और dH/dt, ठीक है। 48 पाई को नीचे ले आएंगे तो 1/48 पाई
बराबर कितना आ गया DH/dt, यानी DH/dt की जो वैल्यू आ गई वो 1/48 पाई, और मात्रक लिख देंगे यहाँ क्या है, H होती है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी जो इसकी ऊंचाई है रेत की ऊंचाई, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक बार पुनः देख लीजिए कि क्या कह रहा है। ये कह रहा था एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है या गिर रहा है, और वह आकृति शंकु बनाती है। आधार की त्रिज्या, जो ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो हमने मान लिया कि जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यहाँ से r का मान 6h आ गया, और हमने शंकु के आयतन का सूत्र लगा के इसको हल कर दिया, और आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर साफ नहीं आया था, उसके लिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक वस्तु x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत दी गई है। Cx का मान रुपयों में दिया गया है, कितना है दोस्तों वो यहाँ देखिए स्क्रीन पर। Cx का मान जो दिया है, Cx बराबर दिया है 0.007 और x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर और प्लस 15x और प्लस 4000 ये दिया है। तो इसको बाद में अब क्या दे रहा है दोस्तों वो देखिए आप, ये इतना दिया है Cx का मान, यानी ये इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत जो दी है वो ये है, से प्रदत्त सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। 17 इकाइयों का उत्पादन दे रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। ये समीकरण दिया है, इस पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.007, ये तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर और माइनस 0.003 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 15x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। तो जब आगे इसको हल करेंगे तो 7 ये हो जाएगा 21, यानी 0.021, ठीक है, 0.021 और x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.006 और x प्लस 15 अब क्या कह रहा है, इकाइयाँ कितनी है टोटल, जो इकाई हैं वो है 17, अर्थात जो x की जगह है हम कह सकते हैं जो इकाई है अर्थात इकाई अर्थात x की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 17। तो x बराबर 17 पर हमें इसको चेक करना है कि कुल लागत कितनी आएगी। चलिए x बराबर 17 पे हम इसको चेक कर लेते हैं, कुल लागत कितनी आएगी, कुल लागत, ठीक है। तो हम कुल लागत जब चेक करेंगे तो देखिए 0.021 इंटू 17 का वर्ग और माइनस 0.006 इंटू एक्स की जगह 17 और प्लस 15। दोस्तों जब गुणा करेंगे तो 17 का वर्ग हो जाएगा 0.021, 17 का वर्ग हो जाएगा 289 माइनस इसका 17 छीना 102 आ जाएगा 0.102 और प्लस 15, ठीक है। जब दोस्तों हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो गुणा आएगा 0.021 इंटू 289 का जब गुणा करेंगे तो 6.069 इसका गुणा हो जाएगा माइनस 0.102 प्लस 15। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों घटाने पर कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, घटा लीजिए, 9 में से जब 2 को घटाएंगे तो 7, 6 में से ये 0 6 और यहाँ 0 में से यानी 10 में से 1 जाएगा तो 9 और पॉइंट लगा ली, यहाँ बचेंगे 5, यानी 5.967 और प्लस 15। जब हम 15 और 5.967 को जोड़ेंगे तो जो कुल लागत होगी वो दोस्तों कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 20.967 इतने रुपए। तो ये दोस्तों कुल लागत आ गई, यानी सीमांत लागत जो आई है वो 20.967 रुपए आ गई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको 15वां क्वेश्चन भी
अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, इसके बाद ऐसे ही 16वां क्वेश्चन है। और 16वें क्वेश्चन में क्या है वो चीज़ आप देखिए। हम 16वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपए है। दोस्तों क्या दे रहा है? Rx रुपए दे रहा है। वो कितनी है? 13x वर्ग प्लस 26x और प्लस 15, ये इतनी दे रहा है। ठीक है, कुल आय दे रहा है 13x वर्ग प्लस 26x प्लस 15। तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 हो। तो सीमांत आय पूछ रहा है जब x बराबर 7 हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, और उसके बाद x बराबर 7 पर इसको चेक करेंगे इसकी सीमांत आय। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 13 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 26 और x का हो जाएगा 1 प्लस 15 का हो जाएगा 0। यहाँ जब इसको गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26x प्लस 26 एकन 26 और ये 0। चलिए x बराबर कितना हो दोस्तों? 7 कह रहा था। कितना कह रहा है? 7। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x बराबर 7 पर सीमांत लागत चाहिए। सीमांत लागत x बराबर 7 पर, यानी x बराबर 7 पर सीमांत लागत। देखिए दोस्तों, तो सीमांत लागत जब हम ज्ञात करेंगे x बराबर 7 पर तो कितना आ जाएगा? देखिए 26 × 7 प्लस 26, तो 7 × 42, 7 दूनी 14 और 1, 14 और 4 18, 182 और प्लस 26। एक बार फिर से गुणा कर लीजिए। 7 × 42 की 2, 7 दूनी 14 और 4 18, और जब इसमें ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 2 10 का 0 और 1 और 1 2, तो 208 रुपए कुल इसकी सीमांत लागत आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप ये 16वां क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। अब इसके बाद देखते हैं 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ये पूछ रहा है। अर्थात r के सापेक्ष क्षेत्रफल यानी dA/dr का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो dA/dr का मान पूछ रहा है। और आप ऐसे सवाल तो बहुत कर चुके हैं। यहाँ हम लिखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी a बराबर πr²। तो r के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो dA/dr बराबर पाई तो कांस्टेंट है ही, r² का हो जाएगा 2r, ठीक है। और r का मान आपको दे रहा है dA/dr बराबर पाई इंटू 2, r का मान कितना है? 6, तो 6 दूनी 12 पाई, यानी dA/dr की जो वैल्यू निकल करके आई वो आ गई 12 पाई। और मात्रक की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्या है? r के सापेक्ष सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये 17वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें कौन सा आप टिक कर देंगे? आप टिक कर देंगे जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, यानी बी वाले पर टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन और बता देते हैं हम आपको। देखिए अंतिम क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में क्या दिया है? अंतिम क्वेश्चन में दिया है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में कुल आय दे रहा है 3, कितनी दे रहा है? 3x वर्ग प्लस 36x प्लस 5, ये कुल आय रुपयों में दे रहा है। जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय ज्ञात करनी है, यानी x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x प्लस 36 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस इसका 0, तो 3 दूनी 6x प्लस 36 और 0 खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है? इतना आ गया। x बराबर कितने पर दोस्तों? x बराबर कह रहा है 15 पर,
x बराबर 15 पर हमें इसका जो सीमांत आय चाहिए, सीमांत आय। दोस्तों देखिए, तो सीमांत आय निकाल रहे हैं हम, सीमांत आय। तो सीमांत आय x बराबर 15 यानी 6 × 15 + 36, तो 15 × 6 = 90 होता है। और 90 में जब 36 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 90 में 36 जोड़ेंगे तो 126 रुपये। तो दोस्तों ये आ गया इसका फाइनल आंसर, 126 रुपये। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और आपने हमारे वीडियो से कुछ भी अगर थोड़ा सा भी सीखा है। तो दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक विनती करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के लगातार वीडियो आपको जो है मिलते रहें और आप आगामी बोर्ड परीक्षा में मैथ में अच्छे मार्क्स पा सकें, जिससे आपकी अच्छी परसेंटेज आ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.